नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं प्राइम टाइम शो एजेंडा। और आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे H1B वीजा और चीन के नए के वीजा के इशू पर। अमेरिका ने H1B की फीस बढ़ाकर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं चीन ने आकर्षक के वीजा की पेशकश की। क्या ये भारत के टैलेंट के लिए सुनहरा अवसर है या सिर्फ अमेरिका पर दबाव बनाने की एक चाल? क्या भारत को चीन की इस पेशकश पर भरोसा करना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए? आज हम इन सवालों का विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट से राय भी लेंगे और जानेंगे कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। बहस से पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। Partners who enable each other's success and to have the dragon and the elephant dance together. चीन में हाल ही में हुए SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बायलैटरल मीटिंग के बाद हाथी ड्रैगन साथ साथ का नारा दिया गया, लेकिन ये नारा भारत और चीन के सुधरते रिश्तों में अब सिर्फ नारा नहीं रहा है, बल्कि ग्लोबल मैप पर भारत चीन संबंधों का नया आधार बनने जा रहा है। वो इस तरह कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अपने देश के दरवाजे खोलने का ऐलान किया है। चीन ने 1 अक्टूबर से भारत के टैलेंट के लिए नया के वीजा शुरू करने की घोषणा की है। के वीजा के लिए बेहद आसान शर्तें तय की गई हैं। वो इस तरह से है: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ की फील्ड का टैलेंट चाहिए। चीनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होगी। चीन बिना नौकरी के भी वीजा प्रदान करेगा। कंपनी बदलने पर दोबारा वीजा की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा समय तक चीन में रह सकेंगे। मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी। के वीजा में जेट वीजा जैसी पाबंदियां नहीं होंगी। के वीजा लॉन्च करने का मकसद चीन का 2035 का टारगेट बताया जा रहा है। 2035 तक वो तकनीकी में ग्लोबल लीडर बनने की ताकत हासिल करना चाहता है। इसके लिए उसे विदेशी विशेषज्ञों और कुशल लोगों की जरूरत है। इस जरूरत का बड़ा हिस्सा वो भारत से पूरा करने की सोच रखता है। इसके लिए चीन ने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। पहला, टैलेंट यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये एशिया और अफ्रीका के 45 साल तक के शोधकर्ताओं को चीन में काम करने और रिसर्च करने के लिए है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट। ये 40 साल तक के टॉप क्लास वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को चीन आने और वहां काम करने के लिए है। इसके अलावा चीन के मुख्य विश्वविद्यालय और शोध संस्थान बेहतरीन स्टूडेंट्स और रिसर्चर को लाने के लिए उन्हें अच्छी सैलरी और बोनस भी दे रहे हैं। और चीन ने जो नया वीजा लाया है, चीन के वीजा, उससे दुनिया भर की प्रतिभाएं कैसे चीन जाएगी और कितना दिलचस्प है कि चीन जैसा साम्यवादी देश दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपने यहाँ पर आमंत्रित कर रहा है, और वो भी बिना शर्त के। चीन जो महाशक्ति बनने का ख्वाब देखता रहा है, लेकिन चीन बन नहीं पाया है। लेकिन ऐसे ही ट्रंप की नीतियाँ चलती रही तो दुनिया भर की प्रतिभाएं चीन की तरफ जाएगी और आने वाले समय में चीन ही तकनीक का बादशाह बनेगा। वैसे तो चीन अभी 12 तरह के वीजा जारी करता है, जिसमें चीन में काम करने के लिए आर वीजा या जेड वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। जेड वीजा की वैधता 1 साल की है, जबकि आर वीजा में ठहरने के लिए सिर्फ 180 दिन मिलते हैं। आर वीजा के लिए कोई फीस नहीं लगती, लेकिन इसकी आवेदन प्रक्रिया लंबी और पेचीदा है, इसलिए यह सफल नहीं हो पाया। हाल ही में अमेरिका ने H1B वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी, जिसका बोझ वहां रहने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। सवाल यह है कि चीन ने ट्रंप की डिक्टेटर पॉलिसी के खिलाफ भारतीय प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के वीजा लॉन्च करने का ऐलान किया है। क्या के वीजा अमेरिका की नीतियों का जवाब है? क्या चीन भारत के टैलेंट को आकर्षित कर तकनीकी ताकत बनने की राह पर है? क्या के वीजा भारत चीन रिश्तों में मील का पत्थर साबित होगा या फिर एक दबाव बनाने की कूटनीति का हिस्सा है? देखिए, ट्रंप ने जो गलती की है, उस गलती का खामियाजा अमेरिका को भोगना ही है। यही नहीं, ट्रंप की बेवकूफ़ियों का ये परिणाम है कि ब्रिटेन ने भी आने वाले समय में वीज़ा फीस को माफ़ करने का ऐलान किया है।
तो ये दुनिया में एक बड़ा चेंज है कि अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश ट्रंप के नेतृत्व में कैसे अपनी जो बादशाहत है उसको खत्म करने पर तुला है। के वीजा चीन की वर्क फोर्स में विविधता लाने की कोशिश है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन चीनी नीतियों की स्थिरता का भरोसा अहम होगा। ऐसा तो नहीं कि चीन ये दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका का विकल्प है और के वीजा केवल वर्क वीजा नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पावर टूल है। भारत को सावधानी से कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद चीन से धोखा ही मिला है। फिलहाल के वीजा के नियम और फीस का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। अब सवाल ये भी है, क्या भारतीय प्रोफेशनल्स इसे अपनाएंगे या चीन की नीतियों को लेकर संदेह बना रहेगा। सवाल ये भी है कि चीन के इस ऑफर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का रुख क्या होगा। क्या अमेरिका भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए कोई नया ऐलान करेगा? उधर चीन की तरह ही ब्रिटेन ने भी वीजा नियमों को लेकर नए ऐलान करने के संकेत दिए हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। अब क्या अमेरिका के दरवाजे बंद होने के बाद भारत के प्रोफेशनल्स के लिए चाइना ने दरवाजे खोल दिए हैं, या फिर चाइना ये सिर्फ एक रणनीतिक कूटनीति अपना रहा है? क्या अब दुनिया भर में अमेरिका के अलावा भी और भी बहुत सारे विकल्प प्रोफेशनल्स के लिए हैं? क्या दुनिया भर के प्रोफेशनल्स चाइना की तरफ अट्रैक्ट होंगे? चाइना का आखिर इसको लेकर उद्देश्य क्या है? क्या चाइना टेक्निकल तौर पर पावरफुल बनना चाहता है? इन तमाम बातों पर आज विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन मिश्रा हमारे साथ हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर HN उपाध्याय हैं। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत उपाध्याय साहब आपसे ही करते हैं। के वीजा जी, अमेरिका ने जब से ये H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है, लगभग 88 लाख रुपए, $1 लाख, बड़ा भारी बोझ हो गया। अब चाइना ने दरवाजे खोले हैं के वीजा के जरिए, न सिर्फ भारत के प्रोफेशनल्स बल्कि दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे खोले हैं। चाइना चाहता है कि चाइना आइए, काम सीखिए, चाइना को पावरफुल बनाइए टेक्निकल तौर पर। यही मंशा समझे चाइना की? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो पहले के पूर्व की सरकारें थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, खासतौर से राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को महत्व दिया, और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उच्च शैक्षिक संस्थान स्थापित किए शुरू में ही, वो आज बहुत लोगों के सपने हो सकते हैं ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए। उसका प्रभाव यह रहा कि हमारे यहाँ ब्रेन का जो उत्पादन हुआ उसकी जो है विश्व में मांग बढ़ी, और यह हमें गर्व का अनुभव कराता है कि हमारे ब्रेन की मांग इतना है। अमेरिका में, खास तौर से अमेरिका में जो H1 वीजा का दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे भारतीयों पर ज्यादा पड़ेगा। लगभग 70% जो है वहां पर ब्रेन वहां की कंपनियों में हमारे भारतीयों की लगती है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ नुकसान तो होगा ही। देखिए, ट्रंप ने पहले तो सब पूरे पुरानी बात कहने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में धोखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है टैरिफ लगा दिया 25% 50% लगाता गया। भारत की तरफ से कोई विरोध नहीं दर्ज कराया गया। उसके बाद भारत की कुछ मीडिया कहती रही, पीयूष गोयल जी से अमेरिका से ट्रेड व्यापार पर बात हो रहा है, सब हो जाएगा। तब से कुछ ने और बम फोड़ दिया। हमारे जो है युवाओं और तकनीकी वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, साइंटिस्टों के प्रति जो वहां पर रह रहे हैं लाखों लोग, उन पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा और उनको अपने देश आना पड़ सकता है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं अपने देश के जो ब्रेन है, जो विदेशों में जाकर अपने ब्रेन का
जो है इस्तेमाल करते हैं और दूसरे देशों को लाभ पहुंचाते हैं, वहाँ के विज्ञान टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम अपने देश में ही उसका उपयोग करें। और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, और चीन वहाँ वीजा का नियम बना रहा है, कहा इंग्लैंड बनाने वाला है। लेकिन हम भारत के लोग जब विश्व गुरु है तो क्या हम अपने यहाँ ऐसा नहीं नियम बना सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं कि हमारे देश के ही ब्रेन जो है हमारे देश में लगे और बाहर के लोग भी आवे। पहली बात तो अमेरिका में जो हमारे ब्रेन का इस्तेमाल हम क्यों ना करें। लेकिन उपाध्याय जी देखिए, इससे कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका को भी तो होगा। अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर ज्यादातर भारतीय हैं, और भारतीय बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो भारतीय हैं। अगर उन पर पाबंदी लगाएगी तो अमेरिका को ही नुकसान है। जी, अमेरिका को नुकसान तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा हमको नुकसान होगा। अमेरिका ने जो नियम बनाया है उसके लिए हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, न भी तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए, जिस देश में प्रधानमंत्री कोरोना जैसा संकट आए तो ताली और थाली बजाने की बात करे, चुनाव प्रचार करे तो कह रहे मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, भाई चुरा ले जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहाँ विज्ञान की सोच विकसित होगी, कहाँ पर हमारे ब्रेन ठीक है, लेकिन नुकसान की आप बात कर रहे हैं उपाध्याय जी। इस नुकसान की भरपाई के लिए, इस नुकसान की भरपाई के लिए के वीजा को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, के वीजा चीन अपने लाभ के लिए, चीन जो भी काम करता है अपने विकास के लिए, अपने लाभ के लिए करता है। वो केवल भारत के वैज्ञानिकों के लिए आमंत्रण नहीं है, वो तो विश्व के सभी देशों के लिए ये दरवाजा और ये नियम बनाया वीजा का। अब हमारे लोग वहां पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वहां पर इतना सहज रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, जिस तरह से अमेरिका में रहते थे, जिस तरह से अमेरिका में क्यों नहीं रह पाएंगे? मानसिक योग्यता का चाइना अगर अच्छा पैकेज ऑफर करेगा हमारे प्रोफेशनल्स को, तो यहाँ के लोग क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, इसमें भावनात्मक भी देखा जाता है लगाव हम लोगों का। चीन ने जो बार बार धोखा दिया हमको, अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने धोखा दिया है, अपना सभी तकनीकी का उपयोग करके पाकिस्तान का सहायता किया है। तो हम भारतीय हैं, हम लोग देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है। भले सरकार राष्ट्र प्रेम का जो है ढोल बजाए और राष्ट्र प्रेम न दिखाई दे उसमें, लेकिन हम लोगों में तो है, हमारे लोगों में यह है कि चीन हमारे साथ बार बार धोखा दिया है, हम कैसे वहां पर जाएं, हम कैसे उसको बढ़ाएं आगे। भाई हम तो उसी को देश का लाभ पहुंचाएंगे ना। ठीक है, हमारा भी लाभ होगा, रोजगार भी लेगा, लेकिन जब तक चीन का लाभ होगा तो हम भावनात्मक रूप से जुड़ने में हमको असहजता महसूस होगी। चलिए ठीक है, वापस से आता हूं आपके पास उपाध्याय जी। नवीन जी का मैं रुख कर लेता हूं। नवीन जी, पूरी बात उपाध्याय जी की आप सुन रहे थे कि वीजा को लेकर इन दोनों काफी ज्यादा हल्ला है। अमेरिका में जब से ट्रंप ने H1B वीजा की जो फीस है वो बढ़ा दी है, तब से अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में है कि अब नौकरी का क्या होगा, अब पैसे का क्या होगा, अब मनी का क्या होगा। लेकिन चाइना इस दौरान दोस्त बनकर सामने आया, के वीजा लेकर आया, के वीजा के जरिए दरवाजे खोले, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए। के वीजा सार्थक होगा, इतना आसान होगा चाइना पर भरोसा करना? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो बहुत पहले से गूंज रहा है, लेकिन बार बार धोखा मिलने के बाद क्या भारत के प्रोफेशनल्स के लिए इतना आसान हो जाएगा? ऋषभ जी, एक तो ये बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर 1-2 दशक के बाद में बदलाव आता है विदेश नीति के अंदर। ठीक है, अमेरिका के ट्रंप जी ने अगर H1B प्रोफेशनल वीजा के ऊपर में अगर उन्होंने कुछ टैरिफ लगाया है तो उनका आंतरिक मामला है, जिसमें भारत सरकार या भारत के जो रहने वाले नागरिक जो भारत में रहते हैं इनके ऊपर विशेष कुछ असर नहीं पड़ना है। उसमें भी थोड़ा डर दिखा। नवीन जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर थोड़ा डर दिखा। उनका कहना था कि अमेरिका की जॉब खा जा रहे हैं भारतीय। ऋषभ जी, मेरी फैमिली में 4 लोग अभी हैं। आज मेरी चारों से बात हुई है फोन पे, और चारों से मैंने पूछा कि 80 लाख रुपए के आसपास जो ये लग रही है क्या करेगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जिस कंपनी में है उस कंपनी के लोग इस पैसे को पेमेंट करेंगे, हम लोग अपने ना तो पॉकेट से देना ना इंडिया से मंगवाना है। वो तो रूल के मुताबिक है, बहुत रूल्स के मुताबिक है। ऋषभ जी एक चीजें बता दूं कि भारत आज दुनिया के अंदर में 4थी अर्थव्यवस्था है, और भारत के ऊपर पूरी दुनिया के, अभी जो हमारे काबिल मित्र आदरणीय उपाध्याय जी बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू समय से जो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुई, चाहे वो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, मुरारजी भाई देसाई हो, फिर इंदिरा राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या देवेगौड़ा जी, गुजरात चंद्रशेखर जी हो, या बीपी सिंह जी हो। ठीक है, नवीन जी सुन पा रहे हैं? आज आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए।
मैंने कहा कि कम से कम जो साइंटिफिक संस्थान हमारे भारत सरकार में आजादी के बाद शुरू हुआ था, उसमें कम से कम 2000% इजाफा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। देश के अंदर जहां 14-15 आईआईटी होते थे, आज देश के अंदर में आईआईटी की केवल आप गूगल में जाके नवीन जी उस मुद्दे पर अपन बाद में जाएंगे। मैं आपसे बस इतना समझना चाह रहा हूं कि ये जो के वीजा है, सोनी जी मेरी बात को तो सुनिए, जवाब उसी में छुपा हुआ है ना, जवाब उसी में छुपा हुआ है। जी बोलिए। आप अभी उपाध्याय जी जो प्रोफेशनल्स की बात मैं उसी में बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी इसलिए विश्व शक्ति के रूप में भारत को गिनवा रहे हैं कि आज हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर में हमारी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन और हमारे जो आने वाली भविष्य जो हमारे बच्चे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं कि दुनिया की कोई भी कंट्री हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या अमेरिका, यूके हो। अभी कुछ देर पहले शायद आप लोगों के नॉलेज में आ गया होगा, यूके ने भी ये घोषणा किया है कि हम अपने वीजा में कोई ढील देने जा रहे हैं। उन्होंने भारत का नाम नहीं कहा है, वर्ल्ड वाइड उन्होंने कहा है। तो देखिए चाइना ऐसा नहीं, देखिए चाइना आज कांग्रेसी मित्र कहाँ गए? कांग्रेसी मित्र को तो खुश होना चाहिए कि चाइना से भारत का रिश्ता अच्छा हो रहा है। जब इसी जिनपिंग साहब से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जाके मीटिंग किया करते थे और इनके ऊपर इतने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था, इन्हीं के प्रधानमंत्री के कार में चीनी हिंदी भाई भाई के ऊपर में क्या हुआ ये दुनिया को मालूम है। तो नरेंद्र मोदी नवीन जी देखिए, रिश्ते अच्छे हों, पड़ोसी देश है और रिश्ते अच्छे हों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भरोसे पे बात आ जाती है, कितना भरोसा किया जाए? ऋषभ जी मेरी जवाब तो सुनेंगे आप, उसके बाद ही तो मैंने कहा कि विदेश नीति में बदलाव होती है हर एक दो दशक के अंदर में। एशिया के अंदर में एक मंच पे अगर भारत, रशिया और चाइना आती है तो एशिया के लिए अच्छी चीज है। और हम तो एक अलग मनी ला रहे हैं ताकि जो यूएस डॉलर है उसके नीति को हम तोड़े और यूएस डॉलर जो पूरे दुनिया के ऊपर में दबाव बनाता है उसको हम तोड़े। तो चाइना अगर आज हम हमारे मित्र मंडली में मजबूती से अगर आता है तो ऐसा नहीं कि हम अपना खुला दिल कर रहे हैं, हम लोग भी अलर्ट मोड पे हैं। उनको भी भारत की जरूरत है, भारत के मार्केट की जरूरत है, हमारे एक्सपर्ट की जरूरत है। और दुनिया के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, हमारे AIML के हमारे बच्चे हैं या हमारे मैनेजमेंट के बच्चे हैं, दुनिया की हर कंट्री भारतीयों को चाहती है कि भारत मेहनत कश होते हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और हमारे बच्चे मेहनत कश होते हैं। हम जिस देश में जाते हैं उस देश को आगे बढ़ाने में हम भारत के साथ साथ उस देश को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, जब भी जरूरत बहुत अच्छी बात आपने कही नवीन जी। और नवीन जी बहुत अच्छी आपने बात कही और पूरी दुनिया भर में भारतीय प्रोफेशनल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन क्या नवीन जी देखिए, लेकिन क्या हम अपने टैलेंट्स को बाहर क्यों ही भेज रहे हैं? हम विकल्प के तौर पर चाइना का मुंह क्यों ही देख रहे हैं? ऋषभ जी मेरे बात को समझिए जी। आज आप ये समझ लीजिए कि मनमोहन सिंह जी से लेकर के और अप टू जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार तक जो आईटी की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, आज हमारे बच्चे इंडिया में दूसरे कंट्री से वापस आ रहे हैं। हमारे बेंगलोर का आईटी हब देखिए, कलकत्ता का आईटी हब देखिए, हैदराबाद का आईटी हब देखिए, गुड़गांव के देखिए, अभी कम से कम देश के 15 जगह में, अभी महाराष्ट्र भी न्यू मुंबई में आईटी हब की बहुत बड़ी अपनी नींव डाला है। तो हमारे बच्चे जो अभी नए जनरेशन के बच्चे हमारे आईटी जो वगैरह से जो निकल रहे हैं या मैनेजमेंट से आ रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करें लेकिन इंडिया में रहे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, हमारी सरकार भी बहुत सारे रास्ते दे रहे हैं। एक धीरे धीरे कांग्रेस की तो 55 साल की सरकार थी, तो के वीजा की उतनी ज्यादा जरूरत हमें पड़ने नहीं वाली। 55 साल की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया दुनिया को मालूम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5 साल नवीन जी तो के वीजा की इतनी ज्यादा जरूरत हमें पड़ने नहीं वाली और 10 साल हमारी सरकार। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भारत में भी दें और भारत के बाद अगर चाइना के वीजा पे हमारे बच्चों को और हमारे बुद्धिजीवियों को जो हमारे साइंटिस्ट है उनको अगर अच्छे सम्मान के साथ में अगर अपने जॉब देते तो बुरा क्या है? उसमें कोई बुरा नहीं। हमारे यहाँ भी हमारी देश की बड़ी आबादी तो 40 करोड़ की आबादी है, हमारे यहाँ भी काफी बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हमारी सरकार भी नई नई चीज ला रही है, दुनिया की बहुत सारी देश हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे बच्चे भी इन्वेस्टमेंट में जब आ रही है तो यहाँ काम कर रहे हैं। अगर चाइना के अंदर भी अगर के वीजा पे वार्ता होती है, हमारे बच्चों को अच्छा अगर सुयोग मिलता है, मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको और खासतौर से कांग्रेस के मित्रों को यह स्वस्थ करता हूं कि अब वो ट्रम्प की धमकी और अमेरिका की धमकी अब भारत सरकार पे चलने वाली नहीं है। ये कमजोर भारत सरकार के प्रधानमंत्री का देश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का देश है। जब एक बार झटका लगता है तो रशिया, फ्रांस और जर्मनी और जापान जैसे लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के बच्चे दुनिया के जिस कोने में है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
अमेरिका अपने में जो बच्चे ऑपरेशन रहना चाहते हैं, सिंदूर वहाँ के भी दौरान सुरक्षित हैं। कौन कौन लोग खड़े हो गए थे भैया? नवीन जी बता दीजिए जरा। क्या उपाध्याय जी, फिर से बताइए, मैं सुना नहीं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन कौन लोग खड़े हो गए थे, नाम तो बताइए। और ये देश का उपाध्याय जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने अमेरिका को उसकी औकात बता दी। अमेरिका के प्रधानमंत्री डरे, वो अरे अमेरिका आज के तो फिर राष्ट्रपति चमक ने मीडिया में कहा है, आकर के डरे हुए आज हैं। फिर चमक उसको कर रहे हैं कि कांग्रेसियों को हमने जवाब देना हमने चाहिए। एकदम रुकवाई। राहुल गांधी उसका और सोनिया जवाब गांधी आपने जैसे दिया लोगों को नहीं। जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने संसद में के साथ जवाब मिलकर दिया नहीं। पाकिस्तान का अभी तो गुणगान ट्रंप ने कांग्रेसी आज कर रहे थे। फिर 40 बार से ऊपर सिंगूर में किस दिन से सोनिया गांधी परिवार, राहुल गांधी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान चलिए, ठीक है। ठीक है नवीन जी उपाध्याय जी, ऐसे नहीं दर्शकों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। नवीन जी शांत हो जाइए। उपाध्याय जी ठीक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे उपाध्याय जी। ठीक है नवीन जी मैं आऊंगा वापस से, समय हमारे पास बहुत है, मैं वापस से आऊंगा। नवीन जी काफी समय मैं दे चुका हूं, और भी मेहमान है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी का रुक कर लेता हूं। बिल्कुल लीजिए, लेकिन जब मैं बोलूं तो बीच में क्या जरूरत है आने का। ठीक है नवीन जी, वापस से आऊंगा आपके पास। अनुपम जी पूरी बातें आप सुन रहे थे, लेकिन क्या इतना आसान होगा चाइना पर भरोसा करना? क्योंकि चाइना एक तरफ, अभी उपाध्याय जी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे, नवीन जी भी जिक्र कर रहे थे, एक तरफ चाइना पाकिस्तान से फ्रेंडशिप कर रहा है और हमारे साथ वीजा प्रॉमिस कर रहा है। इतना आसान हो जाएगा क्या कि वीजा हमारे लिए? देखिए ऋषभ, बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपके जो प्रोग्राम का उद्देश्य है वो भी बहुत अच्छा है। दर्शकों को इससे अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए मुझे लगता है। और अगर आप सिर्फ एक आपके प्रश्न को मैं अगर रखूं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको चाइना को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। वो अमेरिका नहीं है, वो चाइना है, और उसकी नीति पिछले कम से कम 3 से 4 दशकों से ये रही है कि वो भारत को पड़ोस में अपना कॉम्पिटिटर मानता है, और भारत को हर मामले में, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे सामरिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, हर मामले में वो भारत से आगे निकलना चाहता है, भारत को अपनी राह का रोड़ा मानता है। भारत के साथ कम से कम 2 दशक से मुझे नहीं दिखे, मुझे बिल्कुल जी। तो इस तरह से आपको चाइना के तरफ जब भी आप जाते हैं तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वो देश है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो खुल्लम खुल्ला ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद कर रहा था, जो कि पाकिस्तान को एक बैटल ग्राउंड दे रहा था, उसको टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करवा रहा था, अपने इक्विपमेंट की टेस्टिंग करवा रहा था भारत के खिलाफ। तो भारत कम से कम इस समय की सिचुएशन में या भविष्य में भी आंख मूंद करके चाइना पर विश्वास नहीं कर सकता। अब रही बात क्या भारत को इससे फायदा होगा, तो मैं एक बात बता दूं, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। भारत में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज है और उनको कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए। और आपने देखा होगा कि इसी चाइना के अंदर जब हमारे रिश्ते बहुत साल थे, तो आप आंकड़े उठा करके देख लें, इस साल जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 25,000 लोग चाइना गए हैं भारत के पढ़ने के लिए सिर्फ। तो स्टूडेंट वीजा उनको दिया गया, चाइना में पढ़ने गए हैं। वो तब गए हैं जबकि हमारे चाइना के साथ रिलेशन सबसे खराब थे। अब तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ चीजें सरल होना शुरू हुई हैं पिछले 1 महीने से, लेकिन जनवरी से अप्रैल को आप याद कीजिए, उस समय हम चाइना की आंख में आंख मिला करके बात कर रहे थे, चाइना की तरफ हम देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो जब उस समय भारतीय लोग जा रहे थे तो आगे भी जा सकते हैं। जब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि वो कौन से ब्रेन है जो कि चाइना में जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ब्रेन का जबरदस्त फायदा उठाया है। अमेरिकन तमाम टॉप कंपनीज में जो सीईओ बैठे हैं वो सब भारतीय मूल के लोग हैं, और आज वो इन सब कंपनियों को बहुत टॉप पर पहुंचा चुके हैं। तो क्या चाइना भी ये चाहता है कि उसकी जो तमाम कंपनियां जो विश्व स्तर पर अपना नाम पैदा कर रही हैं, उनको भी हेड करने के लिए उनको भारतीय दिमाग चाहिए? हो सकता है चाइना चाहता हो, तो वो इस तरह के प्रलोभन देगा। और ये जो कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए है, ये जो निश्चित तौर पर ये के वीजा की बात है, उसने पूरी दुनिया के लिए कही है, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ यहाँ पर अनुपम जी यहाँ पर क्या वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकती है कि भारत से ब्रेन जाएंगे, अमेरिका उन्हें जॉब देगा? देखिए निश्चित तौर पर भारत से ब्रेन जाएंगे, अमेरिका उनको जॉब देगा। अमेरिका नहीं, सॉरी, चीन उनको जॉब देगा, और चीन उनको जॉब देगा, और चीन जॉब देने के बाद अपनी कंपनियों को ग्रोथ करवाएगा। चीन अपनी उनकी जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का डिवीजन है उसको आगे ले जाएगा। उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन और तमाम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनमें वो चाहता है कि भारत समेत दुनिया के तमाम लोग आकर्षित हों, और भारत के लोगों को भारत के लोग हो सकते हैं आकर्षित, क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की अच्छी खासी फौज है। कई सारे IITians और IIM के जो बच्चे हैं, दुनिया में डिमांड भी है अनुपम जी। अगर मैं भारतीय प्रोफेशनल्स की बात करता हूं तो दुनिया भर में काफी डिमांड है। डिमांड क्यों है ये भी तो मैं समझना चाहिए। डिमांड इसलिए है कि हमारे जो बच्चे जाते हैं वो आउटपुट बेहतर देते हैं, चाहे वो जिस कंपनी से जुड़े।
और आज अगर कम सुंदर पैसे में पिचाई ज्यादा कंपनी के आउटपुट मालिक देते हैं, तो हैं। अपने आप नहीं बन गए। अनुपम जी, ज्यादा आउटपुट देते हैं, उतना पैसे नहीं, उतने डिमांडिंग नहीं होते हैं जितने कि एक अमेरिकन होगा या एक चाइनीज ओरिजिन का व्यक्ति होगा, बहुत डिमांडिंग होते हैं। अभी आप H1B वीजा को ही देख लीजिए, अमेरिका के अंदर 71% लोग जो H1B वीजा धारी है वो भारतीय हैं, और उसके बनिस्पत चाइना के लोग सिर्फ 11.7% लोग हैं, जबकि चाइना हमसे बड़ा मुल्क है। चाइना के लोग हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, वो आराम से उस वीजा को पा सकते थे, लेकिन उनका जो फ्लो है वो भारत की बनिस्पत लगभग 1/4 है। इसे समझना पड़ेगा, भारतीयों की डिमांड भी है और उसकी बहुत सारी वजह, आपने 2-3 वजह गिनाई। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि भारत में लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए। भारत के लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, वहां पढ़ने गए थे, वहां पर रोजगार ले रहे थे। भारत के लोग इजराइल जा रहे हैं, वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। भारत के लोग कुवैत और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मजदूरी कर रहे हैं। तो भारत के लोग लेकिन अनुपम जी एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्या भारत को, भारत सरकार को ये चाहिए कि ये ब्रेन बाहर क्यों जाए, इनका इस्तेमाल भारत में ही क्यों ना हो, इनका इस्तेमाल भारत के साथ साथ भारत के विकास में क्यों ना लगे? ये बाहर जाकर दूसरी कंपनियों को ग्रो कर देते हैं। भारत में ही अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, भारत में ही अगर उन्हें कंपनीज मिलेंगी, तो वो और ज्यादा ग्रोथ खुद नहीं करेंगे, देश को भी ग्रोथ कराएंगे। देखिए ऋषभ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तमाम सरकारें जो भारत में रही वो सब इस चीज के बारे में ध्यान देती हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत जैसे एक बड़े देश में, कृषि प्रधान देश में, जिसमें कि 80% आबादी अभी भी सरकारी राशन पर निर्भर है, उसमें आप रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं ला सकते। उसके लिए आपको कई दशकों तक प्रयास करना पड़ेगा, और वो तमाम सरकारें करती रही और आगे भी करती रहेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी रही हो, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। लेकिन हमें चाइना की स्थिति में जाने में या फिर अमेरिका तक पहुंचने में भी एक लंबा समय तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जनसंख्या, उस जनसंख्या को हमें फीड करना है, और हमारे पास एग्रीकल्चर ओरिएंटेड लोग बहुत ज्यादा हैं। तो उनको आप रातों रात बिल्कुल से टैक्स सेवी नहीं बना सकते, उनको एक बड़ी बड़ी कंपनी में नहीं भेज सकते। हाँ, आपके पास IITs हैं, आपके पास IIMs हैं, आपके पास बड़े बड़े संस्थान हैं, जहां से आपको एक अच्छे स्टूडेंट जरूर निकाल के वो देते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भारत में ही रोजगार मिल जाए, इसके लिए आपको अवसर पैदा करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कंपनियों को थोड़ा सहूलियत देनी पड़ेगी, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बच्चे जो जा रहे हैं विदेशों में, कंपनियों को बढ़ा रहे हैं, उनको भारत में हम कैसे एडजस्ट कर सके। देखिए सीधी सी बात है, जो एक बच्चा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करके एक मैनेजमेंट स्कूल से, एक टेक्निकल स्कूल से निकलेगा, वो चाहेगा कम से कम उसको रिटर्न तो मिले उस पैसे का। अब भारत के अंदर क्या वो अपॉर्चुनिटीज है, हम उतनी अपॉर्चुनिटीज क्या हम पैदा कर पा रहे हैं? शायद नहीं कर पा रहे, तभी जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको लगता है कि हमारी ना वो अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही है, ना ही वो वर्क कल्चर मिल पा रहा है उन्हें, इसलिए शायद जो भारत के प्रोफेशनल्स है वो विदेशों का रुख करते हैं। ठीक है अनुपम जी, आता हूं वापस से आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ। अरविंद जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय लग गया आप तक पहुंचने में, लेकिन ये जो चाइना ने के वीजा का प्रस्ताव रखा है, अब बहुत जल्दी, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हो भी जाएगा। अमेरिका ने जो H1B वीजा में फीस बढ़ा दी है और चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं के वीजा की तरफ से, लेकिन क्या चाइना अमेरिका जैसी सुविधाएं दे पाएगा? क्योंकि अमेरिका में हमने देखा है किस तरीके से भारतीय प्रोफेशनल्स ने वहां की कंपनियों में बूम ला दिया। वहां पर अगर मैं बात करता हूं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक, ऐसी कंपनियां हैं जो बूम ला चुकी हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जाइंट कंपनियां हैं। ऐसी सुविधाएं क्या चाइना दे पाएगा प्रोफेशनल्स को? देखिए, आपका जो सवाल है इसी में जवाब छिपा हुआ है। देखिए, जिन कंपनियों का नाम आपने लिया ये चीन में नहीं चलती, और अमेरिका इन्हीं कंपनियों की बदौलत पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है। देखिए, जहां आपको 4-5 घटनाएं अभी हुई हैं, चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे नेपाल की हो, कहीं और की हो, चाहे टर्की में होते होते बची हो, कौन सी कंपनियों का रोल था उसमें? इन्हीं फेसबुक का, इन्हीं यूट्यूब का, इन्हीं एक्स का, इन्हीं सब का। मतलब कि जनमानस को इस हद तक अमेरिका ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, और ये चीन चाह रहा है। देखिए, चीन जो है, चीन में और अमेरिका में फर्क क्या रह गया? AI का फर्क रह गया, सिर्फ इन कंपनियों का फर्क रह गया। बाकी चीन लगभग अमेरिका के बराबर ही में आ चुका है। उसकी जो थल सेना है और उसकी जो नेवी है, ब्लू नेवी जिसको कहते हैं, अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। इसी बात की टेंशन अमेरिका को है। तो और अमेरिका को टेंशन है, अब जहां जो उसका चिंता करना नेतृत्व का काम है। भाई, नेतृत्व तो भारतीयों के पास जो काम है, अपने उनकी वर्क आवर है, अपनी जो उनकी मेहनत है। देखिए, भारतीय जो वर्कर्स हैं, जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं, वो हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम सिर्फ सेवाएं दे सकते हैं, और सेवाएं देना में भारतीय से बेहतर कोई नहीं है। अमेरिकन के अंदर जो भारतीय काम करते हैं, सैटरडे संडे को काम करने से मना नहीं करते हैं, और ट्रम्प साहब काम करवा के दिखाते किसी अमेरिकन से शनिवार को, एतवार को वहां। और ये सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को भी आएगी। जो अब अमेरिका जो मागा के तहत जो ट्रम्प साहब ने किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कितना ग्रेट बनता नहीं बनता, लेकिन वहां की कंपनियां वहां से भागेंगी, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। वही जिक्र मैं उपाध्याय जी से कर रहा था कि इसमें बड़ा नुकसान तो अमेरिकी कंपनियों का भी है, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल्स खोएंगे तो वैसा काम भी उन्हें नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा,
देखिए आउटपुट तो वो लेंगे, लेकिन आउटपुट की कीमत उन्हें ज्यादा चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। और जिस देश का राष्ट्रपति ही व्यापार करता है उसकी कंपनियां व्यापार निश्चित तौर पर करेंगी, तो इसका वहां पे आर्थिक रूप से महंगाई भी बढ़ेगी वहां पे, और वहां की कंपनियां आउटसोर्स बाहर भी लाएगी। आप एक जैसे अमेरिका की जो फेसबुक कंपनी मेटा को अब देख लेकर, मेटा वहां पे 3000 एम्प्लॉय को हेल्प करता है, इतनी फीस देता है, उससे बेहतर है कि बेंगलोर में जमीन खरीद करके अपने यहाँ पे सेंटर खोल देगा वो। और चाइना यही चाह रहा है कि देखिए भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी सेक्टर के स्पेशली जो एआई से जुड़े हुए लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। उन्हें जैसे बताया कि उन्होंने अपने मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, ये मिडिल क्लास के बच्चे बेचारे लोन लेकर के किसी तरह से पढ़ते हैं, मेहनत करना जानते हैं। जो किताबी जो मेकाले ने जो हमारी शिक्षा नीति दी है उसको ये बिल्कुल एक्सेल से पालन करते हैं, मेहनती हो जाते हैं, तो इनको पैसे की वापसी वसूलनी चाहिए। जैसे हमारे एक मित्र ने कहा 10 लाख रुपए जिसने दिए हैं पढ़ाई में, उसको वापसी भी तो चाहिए। उसको वापसी कौन सी दे पाएगी? भारतीय कंपनी दे पाएंगी उसको, क्योंकि यहाँ की लेबर सस्ती है, वो दे पाएंगी, बाहर की कंपनियां ही दे पाएंगी। तो चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी देख ली है, इंग्लैंड ने भी अपॉर्चुनिटी देख ली है कि भाई अमेरिका के रास्ते बंद हो गए, अमेरिका का जो भाव था धीरे धीरे टूट रहा है, आदमी को जमीन में आने में समय लगता है। अब भारत के लोग ये समझ गए हैं कि ट्रंप की वजह से, बल्कि ट्रंप ने जो किया ट्रंप का धन्यवाद भी भारत के लोगों को देना चाहिए कि उसने आंखें खोल दी हैं, बल्कि आंखों को उंगलियों से पकड़ के आंखें खोल दी है भारत की। जो अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, समझ के दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है व्यापार, एक दूसरे का हित। एक दूसरे का हित अगर आपके साथ चाइना के साथ जुड़ रहा है तो चाइना के साथ भी आपके साथ मिल जाएगा, नहीं जुड़ रहा तो पाकिस्तान भी आपके खिलाफ चला जाएगा, अमेरिका भी खिलाफ चला जाएगा। तो पूरी जो रणनीति अपनाई है, जो ट्रंप साहब ने अपनाई है, ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं, वो जुआरी भी हैं। उनका जो उन्होंने जुआ खेला है, ये जुआ हम तो पूरी जो एक भारतीय होने के नाते हम तो दुआ करते हैं जुआ उनका पूरी तरह फेल हो ये, और उनको इस चीज का एहसास हो और उनको पछतावा हो कि भारतीय को कितना दुखी उन्होंने किया। जिस दिन अनाउंस ये किया, उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन देने में 12 घंटे से ज्यादा का देरी लगाई, 12 घंटे के अंदर से कम 4 से 5 हजार भारतीयों के लाखों रुपए फूके कि जिन्होंने समझा कि दोबारा एंट्री नहीं होगी। उन्होंने आनंद फानन में जो 37,000 रुपए का दिल्ली से न्यूयॉर्क का टिकट था, 80 हजार 1 लाख रुपए में उन्होंने खरीद करके मजबूरी में वापस बैठे हैं वो। तो इस तरह के आदमी को तो हम तो भारतीय होने के नाते चाहते हैं कि उनको अफसोस भी और पछतावा भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, चाइना ने समझ लिया है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए एआई को, देखिए आने वाली दुनिया एआई की दुनिया है। एआई की दुनिया, और जिन कंपनियों के आपने नाम लिया, कंपनियां एआई के दम पे ही चलती है, एआई के दम पे दुनिया में राज करती है। आज तो चलो भारत और जो अमेरिका के संबंध थी, अगर मान के चलिए अगर भारत में किम जोंग जैसा शासक हो जाए, आज ही बंद कर दे, ना फेसबुक चलेगी, ना ट्विटर चलेगा, ना मेटा चलेगा और ना यूट्यूब चलेगी, अमेरिका की इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी। अभी अमेजन को बंद कर दो अभी अमेरिका की, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है, हमारी जीविका भी इनसे जुड़ी नहीं कर सकते हम लोग। तो इसका बीच का रास्ता जो है चाइना, देखिए एआई की डिमांड तो पूरे देश भर में है, चाइना में भी इसको लेकर काफी ज्यादा है। और एआई के मामले में अगर हम अपने भारतीय प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा प्रो हैं, लेकिन क्या ये प्रो प्रोफेशनल्स चाइना जाना भी चाहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए चाइना क्यों नहीं जाना चाहेंगे? देखिए अब तक तो जब तक ये जब चाइना गलवान में जो चाइना के साथ जो मामला जो हमारा तनातनी हुई थी, उसके बाद जो चाइनीज प्रोडक्ट का जो एक बाइकआउट भी हुआ और जो मेक इन इंडिया की दौर हमारे यहाँ भी चला है, जैसे उसमें उससे पहले जितने यहाँ के व्यापारी बने, खिलौने से लेकर के जहाँ तक सब चाइना से आ रहा था। आपके यहाँ जिस रद्दी में जिसमें आप जो है ये पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मैकडोनल्ड्स के आते हैं, हमारे हल्दीराम के आते हैं, सारे चाइना से रद्दी आती थी। चाइना उनको जलाने नहीं देता था, उनके यहाँ कैंटर हमारे बहुत व्यापार चलता था। देखिए व्यापारियों को सुविधा चाहिए, जहाँ सुविधा मिलेगी वहां से व्यापार करेगा। जो पढ़ा लिखा लड़का है उसके लिए क्या अमेरिका क्या चाइना, उसको सैलरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए। सारा खेल तो पैकेज का है, जो अच्छा पैकेज देगा बेचारा उसको काम करना है। कोई वहां पे अमेरिका में जाकर के उसको ट्रम्प जो है को वहां उसके जो ना उसके पैर थोड़ा दबाता है, उस बेचारे को वहां भी काम करना पड़ता है। वो वर्क फ्रॉम होम रह करके जो या छुट्टी शादी मनाने इंडिया में आता है, यहाँ भी बेचारा काम करता है। तो उसको तो पैकेज चाहिए, जो पैकेज अच्छी कंपनी देगी, जो सम्मान उसको मिलेगा वो उसको वहां मिलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर चाइना की रणनीति सफल होगी, अमेरिका बहुत तेजी से पीछे पिछड़ेगा। देखिए चाइना है कॉपी कैट में माहिर। चाइना एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चुरा करके अपने यहाँ रिफाइंड करके उसने सबको दुनिया के बराबर खड़ा कर दिया है। और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसी, वहां की इंटेलिजेंसी लगातार रहती है। अमेरिका क्यों घबराया हुआ है चाइना से? चाइना से इसलिए घबरा कि जो अमेरिका के पास हो चाइना के पास आ गया लगभग। इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, चाइना इतना बड़ा देश है, वहां फेसबुक नहीं चलने देता हो, यूट्यूब नहीं चलने देता, उनको अपने लिए इतनी बड़ी आबादी है। और अगर इंडियन जिन्होंने फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को अमेरिका में बनाया, अगर वो चाइना के खड़ा कर दिए तो आप चाइना और अमेरिका का फर्क कितना जाएगा, सोच करके देखिए। इसलिए चाइना अपॉर्चुनिटी को भाप गया है, वो कहेगी जितनी जल्दी यहाँ पे बुला ले आ जाएंगे। और ये हम तो कहते हैं कि जितने प्रोफेशनल कुल मिला के समझा जा सकता है, कुल मिला के समझा जा सकता है साहब कि अमेरिका की टेंशन भी बढ़ेंगी। अगर उसने भारत को टेंशन दी है तो कहीं ना कहीं उसकी भी टेंशन बढ़ने वाली। ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास, उपाध्याय साहब का मैं रुक कर लेता हूं। उपाध्याय जी, ये जो चीन ने के वीज़ा लगाया है, के वीज़ा का दरवाजे जो खोल दिए, क्या ये दिखाना चाहता है कि चीन एक विकल्प है अमेरिका के अलावा? क्या ये सॉफ्ट पावर टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा चाइना? देखिए हम लोग जितने भी बहस कर रहे हैं
ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका का लाभ होगा, चीन का लाभ होगा, अमेरिका का लाभ होगा, चीन का लाभ होगा, उसमें हम अपने लाभ के बारे में सोचना चाहिए भी। आज हम लोग खुद क्यों नहीं चीन और अमेरिका से टक्कर लें, ऐसा हमको तकनीकी विकसित करना चाहिए। आज बताइए आईआईटी की और अन्य संस्थानों की फीस कितना गुना बढ़ गई है पहले से। गरीब बच्चे जो टैलेंट है, जो उनके पास ब्रेन है, लेकिन वो इतनी महंगी पढ़ाई की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये समस्या भी है। दूसरी बात, चीन की बात आप कह रहे थे, भैया चीन पर कब भरोसा हो सकता है, हमारा अपमान भी करे वो। देखिए गलवान क्या हम भूल गए, डोकलाम भूल गए, कई हजारों किलोमीटर ओवर मीटर जमीन हमारा कब्जा किया है, कितने कहने के बाद कभी वापस होता है, कभी फिर आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी पाकिस्तान ने कितना साथ दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जो अपमान करते हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटी छोटी आंख, गणेश जी की छोटी छोटी आंख, क्या वो चीन भूल जाएगा क्या? चीन से एक सामान मत खरीदे। जो इस स्थिति में हमारे लोग वहां जाकर अगर पढ़ाई करेंगे या जो है अपना ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, तो कब वह धोखा देगा हमारे साथ, वो कोई निश्चित नहीं, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन उपाध्याय जी यहाँ पर सिर्फ चाइना नहीं है, ब्रिटेन भी दरवाजे खोलने की तरफ सोच रहा है। अभी आधिकारिक पुष्टि वहां से भी नहीं हुई है, लेकिन ब्रिटेन भी अपने वीजा शुल्क को माफ कर सकता है, मुफ्त कर सकता है। ठीक है, वो उन सब देशों का है। नहीं, अमेरिका में हमारे जो इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है, गणितज्ञ है, ज्यादा सहज रूप से अपना उन्नति और कर रहे थे। अमेरिका का भी उन्नति हो रहा था, हमारे यहाँ रोजगार भी मिल रहा था। अब नया बनाने में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक जगह बनाया था, क्या बात हुई कि ट्रम्प माई दोस्त अभी तो जन्मदिन पर बधाई दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद माई डियर फ्रेंड, तो उस फ्रेंड में क्या कमी आ गई, क्या इनसे नाराज हो गया जो लगातार हमारे देश का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी आंध्र प्रदेश जिसके प्रमुख पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, वहां पर 25% फिशरी क्षेत्र के में 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक छोटा उदाहरण हम आपको बता रहे, टैरिफ लगने की वजह से। तो भैया इस समय तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अब समझने का मौका मिलेगा हमको, बाद में मिलेगा। आपने पहले क्या तैयारी की? आप कहते हैं स्वदेशी का नारा लगाते हैं, 10 साल में क्या स्वदेशी के लिए किया? कितना उद्योग धंधे स्थापित किए आपने? कितने रोजगार उपलब्ध कराए अपने देश में कंपनियों में? कितनी कंपनियों और एक दो लोगों को लाभ दिया? तो वो सामाजिक कल्याण में कितनी रुचि लेते हैं ये देखिए ही। व्यक्तिगत लाभ के लिए वो काम करते हैं, हमारे सामाजिक कल्याण में कितनी रुचि लेते हैं। कितने लोगों को पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी आईआईटी आदि खोले हुए, जैसे टाटा और अन्य उद्योगपति किया करते थे। तो ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन स्वदेशी का आप जिक्र कर रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर सरकार स्वदेशी को प्रमोट कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, घर का पैसा घर पर ही रहेगा। नहीं, ये स्वदेशी का आप करिए ठीक है, लेकिन आप जनता को भरगलाने के लिए करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप स्वदेशी को बढ़ाइए, लेकिन कोई भी देश अपने देश के ही बिना आदान प्रदान से हम अपना अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ा सकते हैं भाई। आप जो संबंध बना हुआ है, जैसे इजराइल का उदाहरण लीजिए, लगभग मध्य एशिया में इजराइल अकेला है, पड़ा हुआ है। वही स्थिति इस गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेट विदेश नीति ने हमारा ही कर दिया है। हम अकेला पड़ते जा रहे हैं हर जगह, तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। आज जो हमारा विदेश नीति एक महत्वपूर्ण मानी जाती थी पहले की सरकारों में, हर जगह हमारा जहाज जमा हुआ था, सम्मान जमा हुआ था, क्या उतना है? अमेरिका खास तौर से आप क्या चाह रहे हैं उपाध्याय जी कि 10-15 साल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए विदेश में? 10-15 साल में ही विदेश के लोग आकर यहाँ पर भारत में नौकरी करने लगे? नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ कि 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं ऐसा काम किया? कुछ तो करते रहना चाहिए था। आपने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया, सब कुछ किया। 2020 में कई हजार करोड़ की बात कही थी कि हम यहाँ उद्योग लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे, वो क्या हुआ? कितने लगे भाई? और इनके मित्र भाजपा के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं, MOU साइन करा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के उद्योगपतियों को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री निमंत्रण दे रहे हैं, MOU साइन कराए जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने की बातें चल रही हैं। अरे अभी तो और विदेश के लोग सांसद गए थे, विदेश में क्या क्या मिला? हमारे लोग को जंजीरों में बात कर भेजा गया, भैया अपराधी जैसा व्यवहार किया गया, टैरिफ लगा। वो अरे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी विदेश नीति का दबाव कितना है दूसरे लोगों पर, यह प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे IIT हब कलकत्ता है, क्या? ठीक है, IIT हब बनाने का राजीव गांधी ठीक है।
वहाँ की सरकार और केंद्र की पूर्व सरकार के आपने कितना हाथ बनाया है? चलिए ठीक है, सरकार ने क्या काम किया? 10 सालों में सरकार को कुछ तो शुरुआत कर देनी चाहिए थी, नींव तो कम से कम भर देनी चाहिए थी। जल्दी से अरविंद जी 20 सेकंड में, उसके बाद मैं अनुपम जी का रुख करूंगा। नींव भरा हुआ तो उसको आगे बढ़ाते। अरविंद जी देखिए, जो विदेश में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, बाकी जो चीजें तथ्य अलग है, लेकिन जो विदेश में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनके दो फैक्ट होते हैं। एक तो वो बच्चे पढ़ने जाते हैं जो वाकई अमीर घरों के बच्चे वाकई पढ़ाई करने जाते हैं। दूसरे बच्चे हमेशा वो जाते हैं जो यहाँ जिनका दाखिला यहाँ कहीं हो नहीं सकता, पैसे हैं, वहां जाकर के ठप्पा लग जाता है, विदेश से पढ़ करके यहाँ दहेज अच्छा ले लेते हैं, अच्छे घर में शादी कर देते हैं। उसके अलावा वो और कोई विदेशी में पढ़ाई का कोई ऐसा कोई नहीं, यहाँ से जबरदस्ती जा रहे हैं। यूक्रेन में बच्चे एमबीबीएस करने गए थे, कौन सा उनको एमबीबीएस आता है? उनको यहाँ से उनसे ज्यादा कंप्यूटर जानता है, तभी आए तो बची। लेकिन वहां होता है कि विदेश से पढ़कर आया, अच्छी जगह लड़की की शादी हो जाएगी, अच्छा दहेज मिल जाएगा, उनका दाखिला यहाँ हो नहीं सकता। तो इसलिए विदेश में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, इन पे तो शक्ति होनी चाहिए, इनका तो एग्जाम होना चाहिए, इन पे तो फीस लगनी चाहिए। जैसे अमेरिका ने लगाई, यहाँ हमारे आगे छोड़ करके वहां जाते हैं, तो फीस लगनी चाहिए इन पे। चलिए ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास। नवीन जी मैं आऊंगा आपके पास जल्दी से, लेकिन अनुपम जी का मैं रुख कर लेता हूं। नवीन जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, नवीन जी के पास आऊंगा। अनुपम जी का मैं जल्दी से रुख कर लेता हूं। अनुपम जी, ये जो बातें हो रही हैं, लेकिन क्या सरकार को इन बातों से इतर होकर भारत में ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देना चाहिए? क्या भारत में ही नींव भर देना चाहिए कि भारत के ब्रेन्स को, भारत के प्रोफेशनल्स को बाहर नहीं जाने की जरूरत हो? किसी के वीजा, H1B वीजा की कोई जरूरत नहीं, यहीं पर करिए, यहीं पर नौकरी करिए और देश को विकसित करिए। देखिए ऋषभ, हमको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। हमें अगर हम अपने देश को उस तरह का बनाना चाहते हैं तो हमको एकदम बेसिक्स से काम करना पड़ेगा। क्या हम कर रहे हैं? हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। क्या हम अपने स्कूल्स को इतना बेहतर बना पा रहे हैं कि वहां से बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के हायर स्टडीज के लिए जाएं? क्या हम अपने हायर स्टडीज को, जो कॉलेज, IITs को, IIM को, कुछ चुनिंदा कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बड़े कॉलेजेस हैं उनकी क्या इतनी ऐसी स्थिति है कि वहां से फ्रेश टैलेंट, ब्रिलियंट टैलेंट और ऐसा टैलेंट निकलेगा जिसको हाथों हाथ पूरी दुनिया में लिया जाए? मुझे लगता नहीं। और प्लस जो हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट थे, जिनका पूरी दुनिया में नाम था, जो एक फिलोसॉफिकल थॉट इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया पहुंचाते थे, मैं उदाहरण JNU का लूंगा, जामिया का लूंगा, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का लूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लूंगा। ये सब ऐसी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी कि भले ही टेक्निकल पढ़ाई नहीं करवाती थी, लेकिन इनका जो ब्रेन था, जो उनसे निकलता था, वो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाया करता था। हम धीरे धीरे करके उन सब सारे इंस्टीट्यूशंस को तो हम गर्त में ले जा रहे हैं, और उसमें हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, समाज भी दोषी है। तो हमने मेन रीजन क्या है अनुपम जी? अब वो माहौल नहीं रहा इन यूनिवर्सिटीज में, अब वैसी पढ़ाई या वैसे ब्रेन विकसित नहीं हो रहे। रीजन क्या है बड़ा? रीजन हमने इस फील्ड के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। पिछले 20-25 सालों से हमने जो शिक्षा की अहमियत थी उसको नकारना शुरू कर दिया है। हमने कला को, शिक्षा को, टेक्निकल चीजों को नकारना शुरू कर दिया है। तभी आपके पास बहुत गिने चुने साइंटिस्ट हैं जो इसरो में काम करते हैं, जिनके आप उंगलियों पे नाम गिन सकते हैं। एक जमाना था कलाम साहब के अंडर में इतने साइंटिस्ट थे जिनको घर स्कूल का बच्चा इनका नाम तो कम से कम जानता था। आज आप कितने साइंटिस्ट के नाम जानते हो? सिर्फ एक इसरो के चीफ का नाम ज्यादा आप जानते होंगे। तो आपको वो माहौल देना पड़ेगा, आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना पड़ेगा। आप AI की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि चाइना के कोई AI के लिए इंडियन चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चाइना ने खुद अपना एक ऐसा AI बनाया हुआ था, डीप सीक, अगर आपको याद होगा। डीप सीक ने अमेरिका में हलचल मचा दी थी कि चाइना ने खुद ऐसा AI बना दिया है जिसका जवाब चाइना या अमेरिका के पास है, बड़े बड़े देशों के पास है। तो उनको भारतीय ब्रेन डीप सीक बनाने के लिए नहीं चाहिए, ऑलरेडी बना रहे हैं। उनको डीप सीक को चलाने के लिए भारतीय ब्रेन चाहिए, जो कि वहां पे उसको चला सके, उसको कंटिन्यू कर सके। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, वो हमसे कुछ नया पैदा नहीं करवा रहे हैं वहां पर, वो हमसे सिर्फ जो पहला उन्होंने बना रखा है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हैं। तो एक तरह से वो नौकर की तरह ही हमको ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत सोच समझ करके हमको उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स को सुविधाएं और अमेरिका में मिल रही थी वैसा कुछ चाइना दे पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये बंद पोटली है साहब। ये अब जब वहां पे जब शुरू होगा तभी पता चलेगा कि वो क्या दे रहे हैं। बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद जानने वाले, मेरे परिवार में अच्छे पढ़े लिखे लोग चाइना में, शंघाई में अच्छा खासा टेन्योर बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक टेन्योर बिता के आए हैं। उसके बाद कई देशों में रहे और आज तक वो कहते हैं कि वो बेस्ट पार्ट था जब वो शंघाई में थे, क्योंकि वहां जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां जैसे लोग, वहां जैसी मार्केट और वहां जैसी अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में भी नहीं थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है और किसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है और चाइना उस समय कैसा व्यवहार करता है, वो हमसे क्या उम्मीदें करता है या हम उसको कैसे डिलीवर कर पाते हैं और उसका हमारे संबंधों में क्या असर पड़ेगा। और अक्सर ये भी देखा गया है और इसके ऊपर अनुपम जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि चाइना कहता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कई बार स्थिति बहुत अलग हो जाती है और कई बार तो चाइना धोखा देने के लिए भी जाना जाता है, भले ही वो व्यापारिक देश है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। नवीन जी सुन पा रहे हैं?
नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी बताइए। साहब, देखिए तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अनुपम जी भी वही बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं, उपाध्याय जी भी वही बात कर रहे हैं। हम अपने देश को विकसित करें, वो बात अलग है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है कि 10-15 साल में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देना और बाहर की क्राउड को, बाहर के ब्रेन्स को भारत में जॉब देना, लेकिन शुरुआत तो हो सकती थी ना। जैसा कि अनुपम जी जिक्र कर रहे थे, यूनिवर्सिटी पे हमने ध्यान नहीं दिया, वहां का माहौल चेंज हो गया। ऋषभ जी, देश को और कांग्रेस के मित्रों को और कुछ समाज के बुद्धिजीवियों को 10 साल में सारी रिजल्ट चाहिए। आपकी आजादी का 78 साल हुआ है। 78 साल में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 2.5 साल मोरारजी भाई देसाई की सरकार, 17.5 साल सरकार हमारे नेतृत्व में रही है। 55 साल कांग्रेस ने पूरी अपने बहुमत से सरकार चलाया है। कांग्रेस ने क्या दिया है, कांग्रेस ने क्या लिया है, ये देश दुनिया सबको मालूम है। उपाध्याय जी बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री का वो हाल देखा है कि एयरपोर्ट पे जब देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके एक एडमिनिस्ट्रेटर आकर के रिसीव करते थे और वो प्रधानमंत्री को लेके जाते थे। देश ने वो भी देखा है। देश के प्रधानमंत्री का अपमानित होते हुए भी दुनिया में देखा है इसी देश के नागरिकों ने। अगर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत के जो 40 करोड़ आम जनता के नेतृत्व में अगर आज भारत महाशक्ति के रूप में बढ़ रही है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी देश में बैठी हुई है जिनको पच नहीं रहा है ठीक से। इतने IIT कैसे खुल गए, इतने एम्स कैसे खुल गए, इतने साइंटिस्ट सेंटर कैसे खुल गए, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के अंदर इतने बच्चे 10 सालों में कैसे जॉब इतने ले रहे हैं। देखिए, चाइना ने अगर कोई शुरुआत किया है तो ऐसा नहीं कि भारत अपना द्वार खोल दिया कि सारे बच्चे वहीं चले जाएं। अभी तो बहुत कुछ देखने की चीज है, समझने की चीज है। अमेरिका अपने किस जगह में किस ढंग से अडिग रहता है वो भी देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के बहुत बढ़िया हमारे एक्सपर्ट बोल रहे थे, असद अरविंद जी बोल रहे थे कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितनी जरूरत अमेरिका को, मतलब हमारे भारतीयों को अमेरिका की जरूरत है, उतना अमेरिका को हमसे ज्यादा जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात के लिए कि आप लोग रिकॉर्ड चेक करके देखिएगा, दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा बैंकिंग अर्थव्यवस्था अगर कहीं बंद हुई है तो अमेरिका की बंद हुई है। आज दुनिया में कंगाली की स्थिति में अमेरिका बढ़ता जा रहा है। वो तो धन्यवाद दीजिए भारत के एक्सपोर्टर को और भारत के हमारे अपने जो हमारे यहाँ के जो आज 40-50 साल से जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं या वहाँ जो सेटल है NRI हो गए जो हमारे। ठीक है नवीन जी, देखिए अमेरिका की अगर हम जिक्र करते हैं तो अमेरिका की बात बिल्कुल इतर ही हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की तो कोई गारंटी वारंटी रहती नहीं है। उस देश के बारे में हम क्या ही बात करें जिसकी GDP से ज्यादा उस पर कर्ज है। हम बात करते हैं, आप IIT की बात कर रहे थे, कॉलेजेस की आप बात कर रहे थे। नवीन जी देखिए, आप कॉलेजेस की बात कर रहे थे। पढ़ाई देश की बहुत बेहतर है, लेकिन जो युवा है वो यहाँ पर पढ़े, नौकरी बाहर जाके देख लें, यहाँ पर ही क्यों नहीं देखें? आपके देश के युवा की एक बड़ी संख्या देश में ही जॉब मिल रही है, देश में ही कर रहे हैं। देश के बहुत से प्रभावशाली बच्चे हैं जो उस स्टेज में आते हैं, वो दूसरे कंट्री में जाकर के अपने अनुभव को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका के लोग आपके यहाँ नहीं करना चाहते, जापान के लोग आपके यहाँ आना नहीं चाहते। वातावरण बन रहा है, समय लगता है। वो ये कोई चिराग कर दिया तो है नहीं कि आपने एक दिन नरेंद्र मोदी जलाएंगे, दूसरे दिन सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, यही मैं जिक्र कर रहा था नवीन जी कि 10-15 साल में इतना आसान नहीं होगा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देना, लेकिन नींव तो भरी जा सकती थी नवीन जी, नींव तो भरी जा सकती थी, कुछ शुरुआत हो सकती थी। जी बोल रहे थे, वही डोकलाम का मामला था। सोनिया गांधी पार्टी बना रही थी, राहुल गांधी प्रेस ब्रीफ कर रहे थे डोकलाम पे, सारे कांग्रेस विरोधी कर रहे थे और वो डोकलाम में हमने जवाब दिया चाइना को, चाइना होश में आ गया था। तो देखिए, ये देश का मामला था। कांग्रेस की नीति से या बीजेपी की नीति से देश बढ़िया से वाकिफ है। कांग्रेस क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है, दुनिया को मालूम है। कांग्रेस के लीडर पदलोलुपता के शिकार हैं। ये 10 साल में पद से बाहर हो गए, देश में इनकी ताक खत्म हो गई है। 1-2 राज्य इनके बच गए हैं, ये तड़प रहे हैं इनको सरकार मिले, लेकिन अगले 50 साल तक न तो इनको सरकार मिलने वाली है, न इस देश की जनता इनको गिनने वाली है। ये बस अपना यही बोलते रहे, करते रहे, कभी सर के SIR के नाम पे, कभी डोकलाम के नाम पे करते रहे। हम भारत को महाशक्ति बनाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो भी किया है, भारत की विदेश नीति के साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के एक्सपर्ट, सबकी नजर है। कोई चिंता हमारी नहीं है, हमारी कोई चिंता नहीं। और चाइना ने अगर कोई ऑफर किया है, हम उस पर विचार करेंगे, गंभीरता से देखेंगे कि हमको उसमें क्या सहूलियत हमारे बच्चों को मिलती है, कहाँ सुविधा होता है। क्योंकि अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है। और चाइना सब दिन से वो भारत को अपने कंपटीशन में चाहता है, कंपटीटर है हम। इसलिए बहुत सारी चीजें की परिस्थिति बदलती है। आप अगर हरदम विदेश नीति में अगर दुश्मन को दुश्मन समझ के लिए देश नहीं चलता है। मणिशंकर जी आकर के बिरयानी खा रहे थे बैठ के, वही मणिशंकर अय्यर जी सोनिया गांधी और अहमद पटेल का मैसेज ले जाके वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को शेयर कर रहे थे।
सबको मालूम है कि कांग्रेसियों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया भारत की स्थिति। इसलिए ये सब एक चर्चा की विषय है। अभी चर्चा आपने दूसरी लाइन पे लिया है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ इस बात के लिए कि ट्रंप की किसी भी नीति के कारण भारत के किसी भी बच्चों का या भारत के जो भी धरोहर हमारे अमेरिका में किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं। तिवारी जी ने कहा, आपने भी कहा, ठीक है, ये भरोसा आप दिला रहे हैं नवीन जी, लेकिन जो युवा है वो तो पैनिक हो जा रहे हैं ना, तब तो उनको लाखों का टिकट लेकर वापस जाना पड़ रहा है। ऋषभ जी, अगर वो पैनिक हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी बन रही है फिर। ऋषभ जी कोई पैनिक नहीं हो रहा है, कोई युवा पैनिक नहीं हो रहा है। भारत का युवा जो है प्रभावशाली है, प्रतिभाशाली है, मेहनतकश है, अपने टैलेंट को जानता है। वो अमेरिका में रहे, चाहे यूके में रहे, कनाडा में रहे, या जर्मनी में रहे, या फ्रांस में रहे। अभी तिवारी जी ने कहा कि अभी चाइना में संघाई के बारे में उन्होंने चर्चा किया। निश्चित तौर पर मैं कई बार खुद भी होके आया हूँ। अरे चाइना थोड़ी ना कि चाइना ने हमको ऑफर दिया तो हम पूरी अपनी शक्ति को दे रहे हैं। चाइना में हमारे बच्चे जाएंगे अगर ये लगता है कि हमारे मेहनत से उनको फायदा और उनके मेहनत से भारत को फायदा है, तो उसमें गंभीरता से भारत सरकार भी विचार करेगी। हमारी भी जो नीति होगी हम उसको बदलेंगे। ठीक है, लेकिन अमेरिका के किधर धमकी से भारत के ना तो बच्चे घबराने वाले हैं, न इंस्टीट्यूशन घबराने वाला है। तो चाइना के वीजा को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, भले ही अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये कह रहे हैं। चाइना ने के वीजा के बारे में कहा है, विदेश नीति में कुछ बदलाव आई है, हमारी दोस्ती के अंदर कुछ आगे हाथ बढ़ा है, लेकिन हम भी अलर्ट है, वो भी अलर्ट है। जब हम हाथ मिलाते हैं तो हम भी देखते हैं कि उनके हाथ में कौन सी केमिकल लगी हुई है। हम भी एक्सपर्ट है, क्योंकि हम भी ये भूले नहीं है कि सिंगू केस में उनका क्या रोल रहा है। ठीक है, लेकिन परिस्थिति तो जब के वीजा पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो विकल्प और भी बहुत सारे सामने आएंगे। सारे विकल्प है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नवीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे वीजा की, वो वीजा जिसकी जो फीस है अमेरिका ने बढ़ा दी है। H1B वीजा की फीस अमेरिका ने बढ़ा दी, यानी $1 लाख 88 लाख रुपए कर दी, जिससे अब त्राही त्राही मच गई भारतीय प्रोफेशनल्स में कि अब नौकरी का क्या होगा, अब इनकम का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने एक दरवाजा के वीजा के नाम से खोल दिया कि अब भारतीय प्रोफेशनल ही नहीं, विदेश के जितने टैलेंटेड लोग हैं वो चाइना में आइए, चाइना उनका स्वागत करेगा। अब इस वीजा के जो मापदंड हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन इसका असर भारत में, भारत के प्रोफेशनल्स में, भारत के ब्रेन्स में कितना पड़ने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।